तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है, रायलैंड ग्रेस, जो अभी अभी एक क्रायोजेनिक नींद से उठा है और उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, इस जगह पर कैसे आया, यहां तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। हालांकि अपने आसपास की चीजों को देखकर उसे समझ आने लगता है और बाद में उसे एहसास होता है कि वो एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान के अंदर है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि वो इस गहरे अंतरिक्ष के बीच में क्या कर रहा है। उस पूरे जहाज के अंदर वो अकेला है, बाकी 2 क्रू मेंबर्स भी थे, लेकिन वे मर चुके हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद स्वाभाविक रूप से डॉक्टर ग्रेस घबरा जाते हैं। वो घर जाने के लिए पागल हो रहे हैं, इसलिए वो वापसी का रास्ता तय करते हैं, यानी अब वो घर जाएंगे। लेकिन ईंधन फ्यूल ज्यादा नहीं है। पृथ्वी तक पहुंचने में उन्हें 113.8 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम में है ही नहीं, वो एक अलग सिस्टम में है। बाहर जो सूरज या तारा उन्हें दिखाई दे रहा है वो असल में हमारा सूरज नहीं है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक के कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जहां डॉक्टर ग्रेस बच्चों के स्कूल के टीचर थे और वो अपनी इस नौकरी का सचमुच आनंद ले रहे थे। उन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, लेकिन सबके मन में एक ही डर और जुबान पर एक ही सवाल था कि हमारी पृथ्वी का क्या होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। हुआ क्या है? दरअसल सूरज से शुक्र ग्रह वीनस तक एक अदृश्य रेखा देखी गई है। अदृश्य मतलब वो एक प्रकार की इंफ्रारेड रेखा है जिसे उन्होंने पेट्रोवा लाइन नाम दिया है, क्योंकि डॉक्टर इरिना पेट्रोवा ने इसकी खोज की थी। लेकिन वो रेखा किस चीज की है ये कोई नहीं जानता। लोग बस इतना जानते हैं कि उस रेखा के कारण सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है और अगले 30 वर्षों में तापमान लगभग 15 से 20 डिग्री तक गिर सकता है, यानी हमारी पृथ्वी एक हिमयुग आइस एज की ओर बढ़ रही है। जाहिर है ये घबराने वाली बात है, क्योंकि इंसान इसमें जीवित नहीं रह पाएंगे। भोजन का क्या होगा? खेती बाड़ी बंद हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी और लोग एक दूसरे को मारकर खत्म कर देंगे। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी हार नहीं माने हैं। डॉक्टर ग्रेस बच्चों को यही समझाते हैं कि अभी डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सभी चोटी के वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग इसका समाधान निकालने में जुटे हैं। फिर से हम वर्तमान समय में देखते हैं। डॉक्टर ग्रेस उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर बिल्कुल भ्रमित है। उनके साथ जो बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे वह उनके सामान को टटोलते हैं और वहां उन्हें वोदका मिलती है। वो थोड़ा नशा करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ आए तो कैसे। डॉक्टर ग्रेस बच्चों के स्कूल के टीचर थे, जैसा कि हमने देखा, और उनसे ईवा स्ट्रैट नाम की एक महिला मिलने आती है जो एसा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक प्रशासक है। वो डॉक्टर ग्रेस से मदद मांगने आई है, जिसे सुनकर डॉक्टर ग्रेस थोड़े हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होते हुए उनकी मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी। हालांकि डॉक्टर ग्रेस कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी की है, लेकिन एक बार संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग में अपने सीनियर को 2-4 खरी खोटी सुनाने के कारण उनके करियर का पतन हो गया था और वर्तमान में वह एक साधारण स्कूली शिक्षक हैं। दरअसल वह ये साबित करना चाहते थे कि पानी के बिना भी जीव जीवित रह सकते हैं, लेकिन उन्हें वे साबित करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब उन्हें वो मौका दिया जा रहा है। मतलब उस पेट्रोवा लाइन के अंदर जो छोटे छोटे जीव हैं वे सूरज की गर्मी को खा रहे हैं, यानी सूरज की उस तेज धूप में भी वे जीवित हैं। जाहिर है उन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी वे जीवित हैं। कैसे? ये बहुत दिलचस्प है। इसी वजह से डॉक्टर ग्रेस राजी हो जाते हैं। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक छोटा रॉकेट या प्रोब, जिसका नाम आर्कलाइट था, उस पेट्रोवा लाइन में सैंपल लाने के लिए भेजा था कि आखिर वो चीज क्या है। वो सैंपल लेकर लौट आया है और डॉक्टर ग्रेस को उसकी जांच करने का मौका दिया गया है। जांच करने पर उन्हें एहसास होता है कि वे असल में एलियन हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। अब ये देखकर डॉक्टर ग्रेस थोड़े नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इन एलियन जीवों को शायद पानी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर तो पानी के सभी तत्व मौजूद हैं। बात यह है कि डॉक्टर ग्रेस इसलिए राजी हुए थे क्योंकि एक समय उन्होंने लोगों को चुनौती दी थी और अब उनके पास सबको गलत साबित करने का मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका मन उदास है। वो कह देते हैं कि अब वो ईवा की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ईवा भी कह देती है कि ठीक है, दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वे मदद कर लेंगे। लेकिन बाद में डॉक्टर ग्रेस को एहसास होता है कि वो इस मौके को गंवा नहीं सकते, इसलिए वो फिर से वापस चले जाते हैं। अब उनके दिमाग में कई सवाल है, न केवल उनके बल्कि पूरी दुनिया के दिमाग में एक ही सवाल है
कि वे एलियन जिन्होंने पेट्रोवा लाइन बनाई है वे शुक्र ग्रह वीनस की ओर ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उस ग्रह का वायुमंडल ज्यादातर CO2 से बना है। सूरज के सबसे करीब बुध मर्क्यूरी है, लेकिन उसे छोड़कर वे शुक्र की ओर ही क्यों गए? डॉक्टर ग्रेस को एहसास होता है कि इन एलियन जीवों को जीवित रहने के लिए CO2 की जरूरत है। इसलिए वे एक तरह का बॉक्स बनाते हैं जहां लाइट बंद करके शुक्र ग्रह जैसा वातावरण बनाया जाता है और उन एलियन सैंपल्स पर, जिन्हें उन्होंने एस्ट्रोफेजिस नाम दिया है, प्रयोग करना शुरू करते हैं। वे अंधेरा इसलिए करते हैं क्योंकि एस्ट्रोफेज रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और गर्मी मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं। स्थिर रखने के लिए उन्हें अंधेरे में रखना जरूरी था। वे देखते हैं कि वे न केवल स्थिर हैं बल्कि उन्होंने प्रजनन ब्रीडिंग भी किया है। उनके पास 3 सैंपल थे जो अब 4 हो गए हैं। अंततः उन्हें जवाब मिल गया कि एस्ट्रोफेज शुक्र की ओर क्यों जा रहे हैं। उन्हें प्रजनन के लिए CO2 चाहिए। उम्मीद है कि ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। इन एस्ट्रोफेज को जीवित रहने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए जो उन्हें किसी भी तारे से मिल जाएगी और CO2 वातावरण में वे अच्छी तरह से प्रजनन कर पाएंगे। लेकिन वो पेट्रोवा लाइन, वह लंबी रेखा किस चीज की है? वे एस्ट्रोफेज सूरज की गर्मी तो खा रहे हैं, लेकिन वे एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं। तो जब वे सूरज से शुक्र की ओर जा रहे थे तब वे वो रेडिएशन छोड़ते हुए गए जिसने एक रेखा का रूप ले लिया। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए यह एक तरह की इंफ्रारेड रेखा है। डॉक्टर ग्रेस ने एक शानदार चीज की खोज की है। अब ये खबर वो ईवा को देंगे। उन्हें ईवा के पास ले जाया जाता है, लेकिन ईवा अकेली नहीं थी। दुनिया के सभी बड़े वैज्ञानिक और वर्ल्ड गवर्नमेंट वहां मौजूद थी। डॉक्टर ग्रेस अपने प्रयोग का परिणाम सबको बताते हैं, जिसे जानकर सब खुश हैं कि अब इंसान एस्ट्रोफेज का प्रजनन करा पाएंगे, यानी उनकी संख्या बढ़ा पाएंगे। अब सवाल यह है कि इनकी संख्या बढ़ाकर इंसानों को क्या फायदा? ये तो पहले से ही हमारा नुकसान कर रहे हैं, सूरज की गर्मी खा रहे हैं। बात यह है कि जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ गर्मी नहीं खा रहे बल्कि एक प्रकार का रेडिएशन छोड़ रहे हैं जिसे इंसान ईंधन फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपने शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा जमा करके रखते हैं जिसे वैज्ञानिक तेल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन क्यों? बात यह है कि न केवल हमारा सौरमंडल बल्कि आसपास के सभी सिस्टम इन एस्ट्रोफेज के कारण प्रभावित हुए हैं। लेकिन एक सिस्टम है जो पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है, वह है टाउ सेटी। टाउ सेटी वैज्ञानिक यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टाउ सेटी के आसपास के सभी सिस्टम प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से उस सिस्टम में ऐसा क्या है, यानी इंसानों के जीवित रहने का सारा समाधान वहीं छिपा है जो हमें वहां जाकर जानना होगा। अब इतनी दूर जाना कोई मामूली बात नहीं है। मंगल ग्रह पर भेजने में ही इंसानों की हालत खराब हो रही है, तो एक अलग सिस्टम में इंसान को भेजना क्या इतना आसान है? और मान लीजिए भेज भी दिया तो इतना ईंधन कहां से आएगा? क्योंकि टाउ सिटी यहां से लगभग 11.9 लाइट ईयर्स दूर है। इसलिए वैज्ञानिकों ने तय किया है कि वे इन एस्ट्रोफेज को ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और टाउ सेटी तक पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 2 मिलियन किलोग्राम एस्ट्रोफेज की जरूरत होगी। यह मूल रूप से एक आत्मघात सुसाइड मिशन होगा, यानी 3 वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा जो टाउ सेटी सिस्टम में जाएंगे। वहां से सभी सैंपल और रिसर्च एक प्रोब के जरिए वापस पृथ्वी भेजेंगे, लेकिन वे खुद वहां से वापस नहीं लौट पाएंगे। डॉक्टर ग्रेस पूछते हैं कि क्या कोई और समाधान नहीं है? क्या इंसानों को मरना ही होगा? फिलहाल समाधान सच में नहीं है। हालांकि कुछ दशकों बाद पृथ्वी वैसे भी विनाश की ओर बढ़ेगी, इसलिए उससे पहले एक जोखिम तो लिया ही जा सकता है। और अब वर्तमान समय हमारे डॉक्टर ग्रेस उस स्पेसक्राफ्ट में हैं। धीरे धीरे उन्हें सारी बातें याद आ रही है। दुर्भाग्य से वो अकेले ही जीवित बचे हैं, बाकी 2 मर चुके हैं। डॉक्टर ग्रेस उन्हें अंतिम विदाई देते हैं और उनके शरीरों को अंतरिक्ष में विसर्जित कर देते हैं। पूरी तरह से बेखबर डॉक्टर ग्रेस को नहीं पता कि अब वो क्या करेंगे। उसी पल उनका जहाज टाउ सेटी की कक्षा ऑर्बिट में पहुंचता है, यानी उन्होंने उस सिस्टम में प्रवेश कर लिया है। डॉक्टर ग्रेस देखते हैं कि उस सिस्टम में भी पेट्रोवा लाइन है, लेकिन वो चमक नहीं रही है, यानी वे एलियन वहां भी आ चुके हैं, लेकिन संभवतः वे सक्रिय नहीं हैं। कारण क्या है? यही देखते देखते डॉक्टर ग्रेस को एहसास होता है कि वो वहां अकेले नहीं है। एक अलग विशाल एलियन स्पेसशिप वहां मौजूद है। डॉक्टर ग्रेस उसे देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। डर लगना स्वाभाविक है, यहां तक कि कुछ देर बाद वो यह भी देखते हैं कि उस एलियन स्पेसशिप से एक चीज डॉक्टर ग्रेस की ओर फेंकी जाती है। उन्होंने सोचा कि शायद एलियंस ने हमला कर दिया है,
लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि वे एक छोटे कैप्सूल के जरिए कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर ग्रेस किसी तरह स्पेस वॉर्म करके उस सैंपल को हासिल करते हैं। इस पूरी यात्रा में हम डॉक्टर ग्रेस का एक बड़ा संघर्ष देखते हैं, क्योंकि ना तो वो इंजीनियर हैं और ना ही पायलट। यानी इस विशाल स्पेसक्राफ्ट को कैसे चलाना है, स्पेस वॉक कैसे करना है, इन सब का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, जिसके कारण उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खैर, उन्होंने वो सैंपल ले लिया है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रहे हैं। वह उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे चीज क्या है। साथ ही वो कैप्सूल जेनॉन नामक सामग्री से बना है, लेकिन जेनॉन आमतौर पर तरल रूप में होता है, जबकि यहाँ वह ठोस रूप में है, जिसे देखकर डॉक्टर ग्रेस और भी हैरान हो जाते हैं। काफी समय बिताने के बाद वो आखिरकार उस कैप्सूल को खोल पाते हैं और उसके अंदर एक स्टार चार्ट, सितारों का नक्शा था। यानी उस एलियन ने अपनी लोकेशन समझाने की कोशिश की है कि वो कहां से आया है। वो 40 एरिडानी नामक एक ट्रिपल स्टार सिस्टम से आया है, बहुत दूर से आया है वो। डॉक्टर ग्रेस समझ जाते हैं कि वो एलियन उनके साथ संवाद, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी वही करते हैं। वो उसे संदेश भेजने लगते हैं। अंततः उस एलियन स्पेसशिप से एक डॉकिंग बे जुड़ने का रास्ता बनता है, जो डॉक्टर ग्रेस के स्पेसक्राफ्ट से जुड़ जाता है। उसी रास्ते से डॉक्टर ग्रेस उस एलियन से मिलने जाते हैं। वो बहुत ही अजीब दिखता है, हालांकि अभी तक उस एलियन को स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया है, जो ग्रेस को वापस अपने जहाज में जाने के लिए कहता है। ग्रेस चले जाते हैं। दरअसल इस समय वे जीरो ग्रेविटी में हैं, हवा में तैर रहे हैं, जिसकी वजह से वे ठीक से संवाद नहीं कर पाएंगे। इसे ठीक करना जरूरी है, और इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण। यानी उन्हें अपने स्पेसशिप को घुमाना होगा। वे ऐसा ही करते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। अब वे आराम से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। हालांकि ऐसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि जाहिर है वो एक एलियन है और आप उससे सामान्य रूप से बात नहीं कर सकते। वो एलियन जो पत्थर जैसा दिखता है और जिसे ग्रेस ने रॉकी नाम दिया है, वो ग्रेस को अपना हेलमेट खोलने के लिए कहता है। ग्रेस पहले मना कर देते हैं। वो ग्रेस को 2 रिंग छल्ले भी देता है, जिसे देखकर ग्रेस पहले कुछ समझ नहीं पाते। बाद में डॉक्टर ग्रेस को एहसास होता है कि 2 रिंग मतलब O2, ऑक्सीजन। रॉकी उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेस जहां है वहां ऑक्सीजन है, अब उसे मास्क या सूट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ग्रेस को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार वो अपने मन की सुनते हैं और हेलमेट खोलते हैं। वो आराम से सांस ले पा रहे हैं। धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि रॉकी उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। रॉकी ने उन्हें बहुत से सैंपल भेजे, जिनका मतलब उन्हें पहले समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि शायद एलियन उन्हें उपहार भेज रहा है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो ये समझाना चाहता है कि उसके ग्रह पर भी पेट्रोवालाइन है, यानी उसका अपना सिस्टम 40 एरिडानी भी उन एस्ट्रोफेज के कारण प्रभावित हुआ है। उन दोनों की समस्या एक ही है और वे दोनों समाधान खोजने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मिलकर समाधान खोजने के लिए संवाद जरूरी है। इसलिए डॉक्टर ग्रेस रॉकी की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। हर संकेत का क्या मतलब है उसे वो कंप्यूटर में नोट करते हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन एक समय आता है जब वो समझ जाते हैं कि रॉकी क्या कहना चाह रहा है। वैसे रॉकी इंसानों की तरह आंखों से नहीं देख सकता। वे इकोलोकेशन एचोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वे आवाज के जरिए सतह का पता लगा सकते हैं। रॉकी और इंसानों में कई समानताएं हैं। वे भी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं और समय का महत्व उनके लिए भी बहुत है। समय बीतता है और उनका संवाद और मजबूत होता जाता है। रॉकी एक इंजीनियर है और वो किसी भी समय कोई भी चीज बना सकता है। वे जिस सामग्री से चीजें बना रहे हैं उसे डॉक्टर ग्रेस ने जेनोनाइट नाम दिया है। रॉकी का पूरा जहाज भी जेनोनाइट से बना है। उनके बीच कुछ अच्छी और कुछ दुखद बातें होती हैं, जैसे रॉकी अपने जहाज में अकेला है, लेकिन पहले वो अकेला नहीं था, उसके कई साथी थे जो मर चुके हैं। ठीक वैसा ही जैसा ग्रेस के साथ हुआ। ग्रेस नहीं जानते कि बाकी 2 क्रू मेंबर्स कैसे मरे, लेकिन जैसा हमें समझ आया शायद उनका इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम फेल हो गया था, जिसकी वजह से वे कोमा में ही मर गए। लेकिन ग्रेस किसी तरह बच गए। काफी बातचीत के बाद आखिरकार रॉकी के लिए एक आवाज ढूंढनी होगी, यानी रॉकी की आवाज को एक सामान्य मानव आवाज में बदला जाएगा। कहानी में कुछ मजेदार पल भी है, जैसे उनके विचारों का न मिलना। ग्रेस के काम करने का तरीका रॉकी को बहुत पुराना और बेकार लगता है, वहीं ग्रेस ने रॉकी के लिए जो मानवीय आवाज चुनी है वह रॉकी को पसंद नहीं आ रही। ग्रेस बहुत थक गए हैं और सोने जाना चाहते हैं,
लेकिन रॉकी बहुत चिंतित है और उन्हें सोने नहीं देना चाहता, क्योंकि रॉकी ने अपने दोस्तों को अपने जहाज में सोते हुए देखा था, लेकिन वे फिर कभी नहीं उठे। इसलिए रॉकी चाहता है कि ग्रेस उसके सामने ही सोए, वह पहरा देगा। रॉकी के बार बार अनुरोध पर ग्रेस राजी हो जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। तो चलिए फिर से अतीत में चलते हैं। डॉक्टर ग्रेस और बाकी वैज्ञानिक समुद्र के बीच एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर थे, क्योंकि वे जो खतरनाक प्रयोग कर रहे थे, अगर वो विफल हो जाए तो दूसरों को नुकसान ना हो। जैसा कि मैंने कहा, उन एस्ट्रोफेज को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की योजना चल रही है। हम देखते हैं कि 1 ग्राम से भी कम एस्ट्रोफेज कितनी भयानक गर्मी पैदा कर सकते हैं। वे सचमुच एक धातु के बक्से को पिघला देते हैं। तो 2 मिलियन किलो एस्ट्रोफेज को संभालना आसान नहीं होगा। वर्तमान में रॉकी ग्रेस की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए उनके जहाज के अंदर आ गया है। मतलब उसने ग्रेस को अपना पार्टनर ही बना लिया है। वो यहाँ अपना सारा सेटअप बनाएगा और ग्रेस के साथ मिलकर मिशन पूरा करेगा। हम देखते हैं कि रॉकी एक छोटे पारदर्शी बॉक्स के अंदर है, क्योंकि वे ऑक्सीजन नहीं बल्कि अमोनिया लेते हैं और उच्च दबाव वो तापमान वाले वातावरण में रहते हैं। रॉकी बताता है कि उसके साथी रेडिएशन की वजह से मारे गए थे, लेकिन रॉकी इसलिए बच गया क्योंकि वो फ्यूल टैंक के पास था और एस्ट्रोफेज ने वो सारा रेडिएशन सोख लिया था। अब उन्हें सैंपल इकट्ठा करने हैं कि इस जगह के एस्ट्रोफेज सक्रिय क्यों नहीं है। इसके लिए उन्हें उस ग्रह की कक्षा में उतरना होगा जहां एस्ट्रोफेज प्रजनन कर रहे हैं। ग्रेस और रॉकी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वे अपनी निजी जिंदगियों के बारे में बातें करते हैं। अब वे सिर्फ 2 अलग वैज्ञानिक नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वे पास के एक ग्रह एड्रियान की कक्षा में पहुंचते हैं। ग्रेस स्पेस वॉक करते हुए बाहर निकलते हैं और पेट्रोवा लाइम का सैंपल लेते हैं। उन्होंने इंफ्रारेड चश्मे से उसे देखा, जो वाकई बहुत सुंदर था। सैंपल लेने के बाद ग्रेस और रॉकी उसकी जांच करते हैं और पाते हैं कि उस सिस्टम में एस्ट्रोफेज के अलावा कुछ और सूक्ष्म जीव भी है जो उस एड्रियान ग्रह से आए हैं। रॉकी ये सुनकर कूदने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे सूक्ष्म जीव उन एस्ट्रोफेज को खा रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाउ सेटी सिस्टम बचा हुआ है। अब उन्हें उस नए सूक्ष्म जीव का सैंपल चाहिए। इसके लिए उन्हें एड्रियान के वायुमंडल में जाना होगा, जो बहुत जोखिम भरा है। अगर वे ज्यादा नीचे गए तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींच लेगा और जहाज जल जाएगा। इसलिए ग्रेस चेन के सहारे बाहर निकलेंगे और सैंपल लेकर वापस आएंगे। मिशन बहुत जोखिम भरा है। रॉकी थोड़ा उदास हो जाता है, यह जानकर कि ग्रेस का यह 1 वे मिशन है और वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। रॉकी उसे कहता है कि वह उसे ईंधन दे देगा ताकि ग्रेस वापस घर जा सके। रॉकी अपने दोस्तों को खो चुका है और वो ग्रेस को नहीं खोना चाहता। ग्रेस भावुक होकर रॉकी को गले लगा लेते हैं, लेकिन मिशन के दौरान एक दुर्घटना हो जाती है। फ्यूल टैंक में दरार आ जाती है, जिसकी वजह से जहाज अनियंत्रित हो जाता है। ग्रेस बेहोश हो जाते हैं। रॉकी के पास एक ही रास्ता था, खुद को उस वातावरण ऑक्सीजन में उजागर करना जो उसके लिए जानलेवा है। वो अपनी परवाह किए बिना ग्रेस को बचाता है। जब ग्रेस को होश आता है, वो देखता है कि रॉकी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। रॉकी बेहोश है और उसका शरीर जल गया है। रॉकी ने एक संदेश छोड़ा था, पृथ्वी को बचाओ, एरिड को बचाओ। ग्रेस अपना प्रयोग जारी रखते हैं और उन सूक्ष्म जीवों का नाम ताओमेबा रखते हैं। वह उन्हें नाइट्रोजन के प्रति प्रतिरोधी रेसिस्टेंट बनाने में सफल हो जाते हैं, ताकि वे शुक्र के वातावरण में जीवित रह सकें। रॉकी को होश आता है और वो खुश होता है कि वे सफल रहे। अब विदाई का समय है। दोनों अपने अपने घरों की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ग्रेस को एहसास होता है कि जिन कंटेनर में टाउमीबा रखे हैं वे जेनोनाइट के बने हैं और टाउमीबा जेनोनाइट के आर पार जा सकते हैं। रॉकी का पूरा जहाज जेनोनाइट का बना है, यानी टाउमीबा रॉकी के जहाज का सारा ईंधन खा जाएंगे और रॉकी बीच अंतरिक्ष में ही मारा जाएगा। ग्रेस के पास 2 विकल्प थे, या तो घर जाएं या रॉकी को बचाएं। वो रॉकी को बचाना चुनते हैं। वो पृथ्वी की ओर प्रॉप्स भेज देते हैं जिनमें सैंपल हैं और खुद रॉकी को बचाने चले जाते हैं। वो रॉकी को बचा लेते हैं। सालों बाद पृथ्वी तक वे प्रॉप्स पहुंच जाते हैं और इंसानी सभ्यता बच जाती है। ईवा खुश है कि ग्रेस ने कर दिखाया। कहानी के अंत में डॉक्टर ग्रेस रॉकी के ग्रह पर है। रॉकी ने उनके लिए पृथ्वी जैसा वातावरण वाला एक डोम गुंबद बनाया है। ग्रेस का जहाज तैयार है। वो कभी भी घर लौट सकते हैं, लेकिन वो अभी घर नहीं लौटना चाहते। उन्हें वह दोस्ती और सुकून यहां मिला है जो शायद पृथ्वी पर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वह यहां एलियन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। और यही फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी खत्म होती है।